एक स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में, उनका मानना ये है कि जो भी वो नॉलेज रखती हैं या बातचीत रखती है, एक प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है कि जब किसी डिस्कशन में आती है, जब किसी चर्चा में आती हैं तो बात अपनी रख नहीं पाती, बता नहीं पाती। क्लास में हम रोज़ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमने ये सोचा कि हमारी ये रोज़ की चर्चा ऑन रिकॉर्ड जाया करे, इसलिए हम ये सेशन आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, दूरदर्शकों को इससे लाभ हो जाएगा। मैंने उनसे उदाहरण पूछा कि ऐसा रिसेंटली कुछ हुआ जो आपको लगा कि आप बात रख नहीं पाती हैं अच्छे से। उन्होंने कहा कि सर हाँ, उस दिन क्लास में एक बात चली किसी एक क्लिप के ऊपर, वायरल क्लिप थी कि संविधान ज़रूरी है कि जनता, तो उस पर डिस्कशन हुई। लेकिन उसके बाद ये बात छिड़ी हम में आपस में, फ्रेंड्स में, कि अगर सवाल ये आ जाए कि संविधान ज़रूरी है कि राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है कि नेशन, तो क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं नेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन जो मेरे सामने काउंटर पार्ट है जिससे मेरी डिस्कशन हुई, क्लास की ही दूसरी स्टूडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को समर्थन दे रही थी और मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत भी हो गई। यही प्रॉब्लम है सर कि मैं अपनी बात वहाँ पर सही ढंग से नहीं रख पाई कि मैं नेशन को सपोर्ट क्यों कर रही हूँ, और एक पॉइंट के बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन की उनकी बात से कन्विंस हुई। तो हमारे सामने क्लास में ये विषय आया, हमने सोचा चलो उनसे ही जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि संविधान जरूरी है कि जनता, ये तो मुद्दा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन या पीपल। सवाल आगे आया संविधान जरूरी है कि नेशन, संविधान या राष्ट्र। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको जो कन्विंस किया गया कि संविधान ज़रूरी है, ये किस बेस पे किया गया। तो उन्होंने कहा कि सर दीदी ने ये कहा कि एक्चुअली में संविधान को आप सिर्फ प्रैक्टिकल फॉर्म में देख रहे हो, जो 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन आप सिर्फ इसे ऐसे नहीं देख सकते। संविधान अपने आप में एक फ़िलॉसफी होती है, फ़िलॉसफी ऑफ नेशन। तो अल्टीमेटली ये जो फ़िलॉसफी ऑफ नेशन होती है, यही तो बर्थ देता है नेशन को, गिव बर्थ टू नेशन ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक दर्शन है किसी राष्ट्र का। उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दर्शन की राह पर चलकर ही तो राष्ट्र का भी सृजन होता है, राष्ट्र का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से तो संविधान है तो राष्ट्र चल पाएगा, राष्ट्र है, ये बता रही थी। तो ये पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब हम संविधान और राष्ट्र पर बात करते हैं, किस मायने में पूछा गया कि संविधान चाहिए या राष्ट्र चाहिए, ये किस मायने में पूछा गया। इसको कई मायने में समझा जा सकता है कि संविधान इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्र इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, पहले कौन आया बाद में कौन आया, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही सर्वाइव होना है अगर, तो कौन सर्वाइव होगा या होना चाहिए, कौन सर्वाइव होगा या होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन है कि दोनों में से एक कोई चूज़ करना हुआ तो किसे करोगे, दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, दोनों का महत्व, और तीसरा, दोनों में अस्तित्व में आने का क्रम बताइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। इस तरह से ये कई क्वेश्चंस कंफ्यूज किए गए। क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन या नेशन क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है या संविधान महत्वपूर्ण है। क्या आप जब संविधान की सुनेंगे तो क्या राष्ट्र की नियमों की पालना कर देंगे, या जब राष्ट्र की बात आएगी तो क्या संविधान के नियमों की पालना हो जाएगी। ये सवाल है, ये सवाल है, मोटा मोटा यही सवाल है। ओके, जैसे ये सवाल ही क्यों एग्जिस्ट करता है मैं आपको समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन कोई स्टेटमेंट इशू करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, या उसका कोई कंडक्ट हो जाता है ऐसा, तो ऐसा कह दिया जाता है कि ये तो एंटी नेशन है, ये स्टेटमेंट, ये कंडक्ट एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है ये, तो राष्ट्र विरोधी काम है। और उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, इस नाम पर आप कई तरह से आप कह सकते हैं, सिंपल कहिए कि आप उसे पनिश कर सकते हैं, और पनिश करने में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है उसे डिटेन करना, अरेस्ट करना, था ना। ये पर्सन उस समय कहाँ जाता है, फिर किसके पास जाता है उस समय, फिर
गुड गर्ल। ये पर्सन अपने लिए लीगल रेमेडीज ढूंढने कॉन्स्टिट्यूशन की शरण में जाता है। किसकी शरण में जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की शरण में जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो वहां पर फिर एक सवाल आ जाता है लोगों के दिमाग में कि एंटी नेशनल टाइप आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास गया, बोले तो जुडिशरी के पास गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे प्रोटेक्ट कर दिया। जुडिशरी के लिए नेशन ज़्यादा बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा आम लोगों में विचार बनता है, ऐसा आम लोगों में विचार बनता है। ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मैटर ऑफ डिस्कशन, जिसे हम अभी अंडरस्टैंड कराएंगे हमारी रोज़ की क्लासरूम चर्चा। इसका एपिसोड का नाम है रोज़ की चर्चा। क्या है एपिसोड का नाम? दूरदर्शकों को भी जरा पता लगे, बुलंद आवाज में कहो, क्या है एपिसोड का नाम? रोज़ की चर्चा। आई बात समझ में? जोर से जरा हंगामा हो, पता लगे कि क्या हो रहा है, बंद कमरों में क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चों के परिवार वाले छोड़ने आते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, कहते कहाँ ले जाने वाले हो? अंदर, ऊपर, कहाँ? और भी बच्चे हैं वहाँ की? नहीं, ख़ास तौर पर बेटियाँ। तो मैं समझाता हूँ, मैं हैं ऊपर हैं, आओ दिखा दूँ। कहते नहीं फिर ठीक है। सारी कहानी उस समय फेस वैल्यू पे टिकी है। चेहरे से ही कन्विंस करता हूँ कि मैं सही आदमी हूँ, मान जाते हैं, कहते नहीं ठीक, चेहरा देखा है 5 मिनट इसका, सही लग रहा है। फिर छोड़ जाते हैं, कहते ठीक है, ख्याल रखिएगा, मैं ठीक है। आज भी हुआ ऐसा, ताज़ा ताज़ा होता है, मैं भी पिता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो तब सवाल आता है कि वो पर्सन जो है कह रहा है मुझे एंटी नेशन बोल के अंदर डाल दिया, मैं तो जाऊंगा संविधान के पास और मुझ पे लगे इस एंटी नेशन का टैग हटा लूंगा। आई बात समझ में? तब मन में ये बात आती है कि जब एंटी नेशन कहा गया है तो इसे भी प्रमाणित करिए। अब एक और लॉजिक देखिए, फिर अगर प्रूव हो जाए कि इस पर्सन ने एंटी नेशन काम किया है, फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन नहीं देता। जुडिशरी कहती है कि हेंस इट इज प्रूव्ड यू हैव कमिटेड समथिंग विच इज एंटी नेशनल, गो टू द जेल, देयर इज नो रेमेडी फॉर यू। मतलब अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि नेशन के ही अगेंस्ट चला गया तू, मैं भी कहाँ से बचा लूँ तुझे, एंटी नेशनल काम कर दिया तूने, अब आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। समझ आ रही है बात? यहाँ से फिर बहुत बार सोचना पड़ेगा, आखिर में एंटी नेशनल है क्या? आखिर में एंटी नेशनल है क्या, ये तो सोचना पड़ेगा। इसका मतलब नेशन कुछ है जो कोर में है, नेशन कुछ है जो सेंटर में है, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ लेस्ड है, तो नेशन है। अभी समझेंगे उसको। तो यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कह रही थी कि संविधान और राष्ट्र में कौन, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशन में कौन। तो कहा यह गया कि जो एक नेशन की जो फ़िलॉसफी होती है, नेशन जिस फ़िलॉसफी पर खड़ा होता है, वो फ़िलॉसफी ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, वो फ़िलॉसफी ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। वो फ़िलॉसफी है तो नेशन है, माने वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो नेशन है। तो मैं बता रहा था कि नेशन की फ़िलॉसफी से आपका क्या मतलब। तो उसमें एक बात समझनी है हमें। अक्सर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसमें डिस्कशन आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी की कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रिंसिपल, वैल्यूज़, ईथोस, एस्पिरेशंस, इन सब का ही रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है। फिर एक सवाल आता है कि अगर किसी समाज की कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रिंसिपल, वैल्यूज़, ईथोस और एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन है इसी मैनर में, तो ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कहाँ स्टैंड कर रहा है? हम इसे
एक बुक ऑफ कल्चर, बुक ऑफ मैनर, बुक ऑफ कस्टम्स, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, या कुछ भी कह के, या रूल रेगुलेशंस, या कोई प्रोटोकॉल, या कुछ भी कह सकते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल कॉन्सेप्ट इज़, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दर्जे पर क्वालिफाई होने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करके कानूनी दस्तावेज के रूप में पारित होना होता है. बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर opted by the society, different societies can opt different procedure. Indian society opted the procedure of constituent assembly. इंडिया ने एक संविधान सभा बनाई, पहला स्टेप. और फिर वो संविधान सभा ने भी जो प्रोसीजर फॉलो किया बहुत इलेबोरेटिव था. डिस्कशंस होती थी, हर क्लॉज के ऊपर वोटिंग होती थी, वोटिंग से क्लॉज पास होता था, उस पर अमेंडमेंट मूव करने का राइट था सबको. तो क्लॉज बाय क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है. तो किसी भी समाज के द्वारा एक प्रोसीजर ऑप्ट किया जाता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ड्यूली इनेक्टेड, नियमवत पारित दस्तावेज फिर संविधान कहलाता है. मतलब कि किसी भी तरह के कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रिंसिपल, वैल्यू, ईथो, एस्पिरेशन को क्वालिफाई होना होगा उस दस्तावेज का हिस्सा बनने के लिए. दे नीड टू बी क्वालिफाइड. नॉट एवरी कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रैक्टिस ऑफ एवरी कम्युनिटी कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टैंड? तो सिंपल एक्सप्रेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, कस्टम, मैनर, practices, principles and ethos of their society. It's not technically to that precision. वो इतना प्रिसाइज्ड नहीं है ये बात. तो we can achieve precision, nothing to worry about. जैसे उदाहरण के तौर पर, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बताऊँ कि लीगल प्रोसीजर की पालना करके उसे इनेक्टेड होना है, फिर वो सारी पुलिंदा संविधान कहलाता है. मैं समझाता हूँ एक बात. जैसे सपोज करो कि एक सोसाइटी है, समाज है, समाज में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं. एक कम्युनिटी 1 है, कम्युनिटी 5 है. सपोज़ करो कि कम्युनिटी 5 जो है वो कहती है कि हम तो वेज खाते हैं, लेकिन कम्युनिटी 1 कहती है हम तो नॉन वेज खाते हैं. अब ऐसे में कम्युनिटी 5 का जो कल्चर है, जो उसका मैनरिज्म है, उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होती है फूड हैबिट, वो तो वेज है, और कम्युनिटी 1 का तो नॉन वेज है. ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो वेज नॉन वेज की बात कहाँ कर रहा है. लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से संविधान हैं जो ये तय करते हैं कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, जो ये बताते हैं कि ये खाना राइटियस है, लेजिटिमेट है, ये हराम, ये हलाल है, और वो खाना लेजिटिमेट नहीं है, इट इज़ नॉट राइटियस, वो हराम है, तो ये नहीं खाएंगे. देयर आर कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्ल्ड लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ जो इस पर क्लियरली बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो मेजॉरिली और इवन डोमिनेंटली होमोजीनस सोसाइटीज़ हैं. होमोजीनस में एक जैसा समाज है, और उन सोसाइटी के बेस में हो सकता है उनका रिलीजन हो, और रिलीजन एक ईश्वरवादी हो, और उस रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में कुछ चीज़ें खाने की अनुमति हो और कुछ चीज़ें खाने की ना हो. तो अब जो वो लैंड है, उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों ने डोमिनेट किया हुआ है वो लैंड पे. 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग या 9 लोग ही वही लोग हैं. तो अपने लिए जब वो कोई नियम कानून की किताब बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें वो उसे रखेंगे. इसमें क्या हुआ, अल्लाह क्या है, चीख चिहाड़े क्या है इसमें, नॉर्मल बात है. तुम 12 लोगों का परिवार हो भाई, और तुम 12 लोगों के परिवार में एक कल्चर फॉलो होता है, तो तुम 12 लोगों के परिवार में कल्चर में एक नियम बनेगा कि भाई या शाकाहारी खाएंगे, अंदर घर पे किचन में शाकाहारी बनेगा या मांसाहारी बनेगा, सबको पालन करना है ना. समझ रहे ना बात. हाँ, तब बदलाव आता है जब उसमें फिर कुछ वेरिएशन आ जाती हैं.
तब बाहर खा के आते हैं, बाहर बनवा के आते हैं, बर्तन घर आता है, पता नहीं क्या क्या वो फिर इसे कहते हैं ढील बर्तना। धीरे धीरे फिर जनरेशन 2-3 निकलने दो, बर्तन घर में आते हैं, वो घर पे भी बनाते हैं, वो घर पे भी खाते हैं, फिर सब सेट हो जाता है। वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मोटा मोटी तो जो लैंड किसी कल्चर को फॉलो करने वाली कम्युनिटी ने ऑक्यूपाई किया है और वही लोग हैं वहाँ अपने लिए, वो जब कोई पुस्तक बना रहे हैं, दस्तावेज़ जिसमें नियम कानून है, समाज कैसे चलेगा, उसमें उन्होंने वो नियम रखा है। सिंपल। इंडिया में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इंडिया में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी खाने पीने की कोई हिदायतें नहीं देता। लेकिन मैंने अभी बताया ना, कम्युनिटीज़ के लेवल पर तो खाने पीने की इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के कारण रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और कम्युनिटीज़ ही से तो सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ रही है, समुदायों से ही तो समाज बनता है। और समाज की फ़िलॉसफी माने किसकी फ़िलॉसफी? अगर वो फ़िलॉसफी ही मेनली संविधान है और वो संविधान इस समाज की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, समाज को अब नेशन समझिए, इस नेशन की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, तो संविधान में क्या नियम है फिर? किसका नियम, कौन सी फ़िलॉसफी है फिर? तो फिर यहाँ पर आपके कल्चर, आपके मैनर से आगे खड़ा होगा प्रिंसिपल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खान पान से डील नहीं करता, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिंसिपल से डील करता है और वो प्रिंसिपल है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। फर्स्ट, दैट म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। Second very important principle, that is tolerance of one culture towards the other culture, tolerance towards the different eating style of other culture, different practice of religion, different practice of worship, and to सहिष्णुता। आप सहिष्णु हैं उनके लिए। और इंडिया ओनली टॉलरेंट नहीं है, इंडिया सिर्फ टॉलरेंट नहीं है, इंडिया में एक्सेप्टेंस है डिफरेंसेस की। आप डिफरेंसेस को स्वीकार करते हैं। यू आर नॉट ओनली टॉलरेंट इनफ, यू आर गिविंग इट द स्पेस। आप उन्हें पनपने देते हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति उन डिफरेंसेस को सिर्फ उनके प्रति सहिष्णु नहीं है, आप उन्हें स्पेस ऑफर करते हैं, आप में एक्सेप्टेंस डिफरेंसेस की। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर कोई आया है, वो कुछ भी खाता है, आप उसके प्रति टॉलरेंट है, आप कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना खाइए। लेकिन बात है कि आप अपना खाइए, लाइन देखिए, अपना खाइए, ये टॉलरेंट है। लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, आप आइए, आप अपना बनाना चाहते हैं, आप अपना बनाइए, खाइए, कोई बात नहीं, करिए। आपको भी स्पेस है यहाँ पे, वेलकम हेयर। जितना हमारा है स्पेस आपका भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पेस सारा हमारा, सारी प्रथाएं मान्यताएं हमारी। हाँ, आप अपना लेके चलते रहो, मानते रहो। टॉलरेंस में और एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस में फ़र्क होता है। आई बात समझ में? दैट इज़ द थिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी के जैसा बन जाना है, ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी के जैसा बन जाना है, हम उसके जैसा बन रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके मान्यताएं अपनाने जैसा कोई आप पर बाउंडेशन नहीं है। ये भी संविधान के अगेंस्ट जाएगा। अगर कोई आदमी ये कहे आपसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी ये कहे आपसे कि आप गुरुपुरब नहीं मनाते, आप जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते, आप ईद क्यों नहीं मनाते, क्या आप भारतीय सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करते, आप में टॉलरेंस नहीं है क्या? उसको समझाइए कि मेरे में बहुत टॉलरेंस है, लेकिन तेरी विचारधारा में कमी है। तो संविधान को समझ नहीं पाया, देश के दर्शन को समझ नहीं पाया, यह भी संविधान की विचारधारा के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस में आप सिर्फ एज अ पार्टी रिसीवर ही नहीं है, सामने वाला भी रिसीवर है। और जब वो आपका डिफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उसी फॉर्म में रह सकते हैं ना जिस फॉर्म में आप हैं। आप कहाँ बाउंड हैं वो अपनाने के लिए जो वो कर रहा है। तो बीइंग सेकुलर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच एक्सप्रेशंस, नो।
लेकिन वही मैं समझा रहा हूँ, जो रिसोर्सेज हैं देश के, जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, जो प्रोटेक्शंस हैं देश की, तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में फ़र्क क्या है? कि आप सिर्फ जब टॉलरेट कर रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब कोई आपकी कृपा पर है, कोई आपके प्लेजर पर है। कल टॉलरेट करना बंद कर दिया तो ख़त्म हो जाओगे। लेकिन इंडियन फ़िलॉसफी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉलरेंस के आगे का लेवल है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस डिफरेंस को, वो उस सेटिंग का स्टेक होल्डर हो जाता है, निर्णय लेने की पोजीशन पे आ जाता है। जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एक स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग है। आई एम हैविंग द पावर, सपोज, और मेरे सामने ये जो 3 लोग बैठे, मैं इनके प्रति टॉलरेंट हूँ। आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, तो फिर मैं इनटॉलरेंट हो जाऊँगा इनके पहनावे खान पान को लेके, फिर इनके लिए दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, टॉलरेंस का मतलब ये है कि ठीक है, अपना हम सहिष्णु हैं तुम्हें लेके, जो तुम्हें मना रहा है करो, कोई बात नहीं। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस का सिद्धांत इससे अलग है। मैं यहाँ पर हूँ, ये यहाँ से उठेंगे, मैं सिर्फ इन्हें टॉलरेट ही नहीं कर रहा हूँ, इनका इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंस एक्सेप्ट हो गया है। ये उठ के आके ये भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो जाएंगे, मेरे साथ ये तीनों भी खड़े हो जाएंगे। आज से हम चारों इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं। चारों स्टेक होल्डर हो गए भारतीय विरासत के, चारों स्टेक होल्डर हो गए इंडियन संस्कृति के, चारों ही फैसला लेंगे आगे। तो ये तीनों अब इस मर्जी पे नहीं है कि मैं कब तक इनके प्रति टॉलरेंट रहूँगा। ये तीनों इस डर में नहीं रहते कब मैं बिफर जाऊँगा। इन्हें डर नहीं है कि या अब क्या कहूँ, आगे किसी पंथ धर्म से ना जोड़ दे, कि या खुदा कब इनका नज़रिया बन जाए कि हमारा खान पान ठीक नहीं, या हे राम कब ये कहने लगे कि ये त्यौहार ऐसे नहीं मनाना, ऐसे मनाना है। वो ये कहते हैं कि नहीं, अब तो ये एक फ्रेंचाइज में ये भी है 20% का हिस्सेदार, हम भी हैं 20% के, 100% हम सबसे मिलके बन रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस टॉलरेंस से बड़ा एक्सप्रेशन। ये प्रिंसिपल है इंडियन फिलॉसफी में कि जैसे कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस है, ये चीज़ें कहीं कुछ नहीं कि जब ये तीनों यहाँ आ गए, कहीं रत्ती भर नहीं है कि मुझे बाध्यता है कोई ये सिद्ध करने के लिए कि मैं कितना मानता हूँ भारत के संविधान में, कि मैं इनके वाले त्यौहार मनाऊँ, इनके जैसा खाना खाऊं, इनके जैसा पहनूं। ना ना ना, ये कोई बाध्यता नहीं है बॉस। ये खुद एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस के सिद्धांत के अगेंस्ट चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात? एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस मतलब इनका अपना प्लेस है जो मैंने नहीं दिया है, मेरा अपना प्लेस है जो इन्होंने मुझे नहीं दिया है। हम सब स्टेक होल्डर हैं, दावेदार हैं बराबर के। अपना अपना दावा एंजॉय करो, अपनी अपना कल्चर कस्टम प्रैक्टिस को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, लेकिन उसमें एक बात होती है ना कि देश में एक कल्चरल ईथो, एक माहौल बनाते हैं, एक व्यवहार बनाते हैं, तो उसमें कॉम्पोजिट कल्चर का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में मेरा खान पान, मेरा पहनावा, इन तीनों से पूरी तरह से प्रभाव के बाहर हो ऐसा है ही नहीं ना। कल्चरल फ्यूजन्स बहुत हो रखी हैं, तो मेरे पहनावे में, मेरे खान पान में, मेरी बोली में, भाषा में, त्योहारों में, कई चीज़ों में इनके कुछ लक्षण आए हुए हैं, मेरे भी इन तक गए हुए हैं। तो इंडियन सोसाइटी का अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति। इसलिए जब इस कॉम्पोजिट कल्चर पर खड़ा है इंडियन नेशन, तो फिर हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लीडर ऐसी कोशिश करते हैं कि यार अगर ये तुम्हारा एक कंट्री का एक फिलॉसफिकल एलिमेंट ही है कॉम्पोजिट कल्चर, फिलॉसफी के अंदर का एक गुण है ना ये, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्रेस कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। गुणों के बारे में बता दिया, आपके गुणों के बारे में कोई बताएगा तभी ना पता चलेगा। आपके कई गुण हैं, आप अच्छा गाते हो, भाई कभी गा के भी दिखा दो। अच्छा बनाते हो, बना के दिखा दो। खाना वगैरह, पेंटिंग वगैरह बनाओ।
तो ऐसे ही अगर किसी सोसाइटी की फ़िलॉसफी में एक विचारधारा है कंपोजिट कल्चर की, भाई एक्सप्रेस भी कर दिया करो। तो इसलिए ऐसी बातें भी हैं कि भाई गले मिलते हैं, मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, हमारी मिश्रित संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे साथ मज़े उड़ाते हैं होली के, हम इफ्तार की पार्टी उनको देते हैं, इकट्ठे चलता है सब। कोशिशें की गई कि अगर ये कंपोजिट कल्चर वाला गुण है ही है, थोड़ा एक्सप्रेस कर दिया करो, अगली जनरेशन्स तक भी जाए, दिखे कि पूर्वजों से हमें ये मिला है। इसको ईथो में ले लिया, ये ईथोज है हमारे, को बाउंडेशन नहीं है। आप ऐसे मतलब ऐसे बैठे रहिए, आप इफ्तार नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एंजॉय कर रहे हैं अगर, और भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी को प्लीज नहीं कर रहे, अपने त्योहार मना रहे हैं, है ना। आप अपने सिख भाई बंधुओं के साथ उनके त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, उनको शामिल नहीं हो रहे, विशेष एक्सटेंड कर रहे हैं, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इनका सुख शांति से इनका भी हो जाए। ये क्या, बस एक एक्सप्रेशन है कि हम कंपोजिट कल्चर, वी लिव इन हार्मनी। मतलब हमें चारों को यहाँ पर इकट्ठे खड़ा, देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। टॉलरेंस है एक बात, टॉलरेंस से आगे बढ़े, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस है ना। अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस में कंपोजिट कल्चर है। एक कंपोजिट कल्चर होता है कि इकट्ठे मजबूरी में इतने साल रहते हैं, तो जैसे एक औरत और पति, एक पति पत्नी लड़ते झगड़ते इकट्ठे रहते हैं, लेकिन पत्नी कह रही इनके साथ रह रहे कि इनकी गंदी आदतें मुझे भी पड़ गई, या पति कह रहा है इसके साथ रह रहे करके मुझे भी आदतें पड़ गई। अब इन दोनों का भी कंपोजिट कल्चर है, फ्यूजन हुआ है इनमें भी, लेकिन मजबूरी वाला, परेशानियों वाला, परेशानी दिखती है। लेकिन तो वो कह रहे हैं कि अब यार ये भी तो एक चीज़ है कि हम में सौहार्द है, हार्मनी, वी लिव इन हार्मनी। हार्मनी दिख जाए तो गलत तो नहीं, कि मतलब हम स्वेच्छा से, खुशी से, हंसते खेलते एक दूसरे से जुड़े, मिले जुले, मिश्रित संस्कृतियां पनपी और हम सब उसमें विकसित हुए, एनरिच हुए, तो हार्मनी भी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से वो हार्मनी को एक्सप्रेस करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, सभी पंथों से जुड़े त्योहारों पर विशेष एक्सटेंड करते हैं अपनी। वो कम्युनल हार्मनी है, बनी रहनी जरूरी है। कंपोजिट कल्चर कंटिन्यू हो आगे की पीढ़ियों में, इसके लिए कम्युनल हार्मनी बनाना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिक सौहार्द कहते हैं इसको, ये बना के रखना ज़रूरी है। इसलिए ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस कर दी जाती हैं। ये सब हमारी वैल्यू, हमारे कल्चरल ईथोस हैं, हमारे नेशनल सेंटीमेंट में इस तरह से इसको डाल दिया जाता है। बट की मोटी मोटी बात यह है, मैं वापस आ गया अपने पॉइंट पे, कि कम्युनिटी 5 कह रही थी कि वेज, कम्युनिटी 1 कह रही थी कि नॉन वेज। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ हो ही जाए तो वो वायलेशन हो जाए किसी चीज़ की, वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये है कि प्रिंसिपल में ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। इंडिया कॉम्पोजिट कल्चर है, इंडिया में एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस हैं, इंडिया टॉलरेंट है, इंडिया म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। इसलिए आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, वो आप सबको अपने कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रमोट करने की आज़ादी देता है। तो कल्चर में फिर लार्जर एक्सप्रेशन में ये सब आ गया। इसका मतलब इंडियन सोसाइटी ने इंडियन नेशन के तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा क्या खाएं या क्या पिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने वो लिखा जो कि वाकई इंडियन फिलॉसफी, आ गई बात वहीं कि इंडियन फिलॉसफी का ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिलॉसफी में यहाँ पर भारी कौन सी चीज़ है? यहाँ पर भारी सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल वेटेज ले गया। और वो क्या है? ये वाली बातें कि खाने पीने की हिदायतें कोई किसी को ना दे, सबको अपनी संस्कृति को का आनंद लेने की अनुमति है, बचाने की अनुमति है, सहेजने की, कंजर्व, सहेजने की अनुमति है, विकसित करने की अनुमति है, और ये फंडामेंटल राइट है। समाज, सोसाइटी अपने मेंबर्स को ये डिक्टेट ना करे। सोसाइटी बोले तो नेशन, मेंबर बोले तो पीपल। सोसाइटी अपने मेंबर्स को ये डिक्टेट ना करे क्या खाना है क्या पीना है। सोसाइटी अपने मेंबर्स को कहे कि बताओ क्या खाना है क्या पीना है।
बताओ, हम खड़े हैं प्रोटेक्शन के लिए। जाओ एंजॉय करो, खाओ पियो, जो मर्जी खाओ पियो, मौज करो, दिल पर किसे तो दिखाए हो ना, दैट्स ऑल। वो बात है, दिल पर किसे तो दिखाए हो ना, ऐसा करके है वो है। गांधी जी ने भी कहा है कई बार, उस पर भी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? इज दैट? तो कुछ खास त्यौहार हैं, उन दिनों में कहते हैं ये सब चीज़ें खाने के लिए थोड़े दिन अवॉइड करो यार, उनका त्यौहार चल रहा है, उतने दिन वो दुकान वो सब थोड़ा बंद रखो यार, वही खाओ पियो मौज करो मित्रों, पर दिल किसी का दुखायो ना। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगा हारमोनी का ध्यान नहीं रखा, कम्युनल डिसहारमनी करता है तू करेगा, 100 घर और करेंगे। इससे इंडिया कॉम्पोजिट कल्चर को हथौड़े मारना चाहता है तू, हथौड़े मार मार के कंपोजिट कल्चर के रेशे तू अलग अलग कर देगा। इससे वो कंपोजिट कल्चर फिर आगे कभी कंटिन्यू नहीं होगा। इससे इंडियन नेशन की फाउंडेशन हिला देना चाहता है तू, क्योंकि फिर कितने नेशन बनेंगे? एक नेशन के गुलदस्ते में से गुलाब अलग अलग राह पकड़ लेंगे तो कितने गुलिस्तां बनाना चाहेंगे? अभी तो एक गुलदस्ता है। अब समझ में आया कि कम्युनल हार्मनी भी कितना टेक्निकल पॉइंट है। बेस्ट एग्जांपल है हार्मोनी कंपोजिट कल्चर का, कि गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुरान के पाठ इकट्ठे पढ़े जाते हैं गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ टाइम पे। एक बच्ची हैं, वो ये पढ़ा रही हैं कि इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो है कम्युनल हार्मनी को प्रोजेक्ट करने का, कि फरीदकोट में गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान, इसको पढ़ने का काम इकट्ठे किया जाता है। अलग अलग चैम्बर बने होते होंगे, मतलब एक ही प्रेमाइसेस में ये चीज़ होती है, ऐसा उनका कहना है। आप लोग स्टडी करिएगा इसके बारे में, नेट पे सर्च करिएगा, पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं देश के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, आपको जलंधर में ही देखना है, यू वांट टू विज़िट, तो आप एक काम करिए, यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर सिद्ध श्री सोडल बाबा जी का मंदिर है। बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है वहाँ पे। बाबा जी के मंदिर में प्रवेश करिए, मंदिर के मुख्य गृह के पीछे जस्ट गुरुद्वारा साहिब है, मंदिर के ही प्रांगण में है, और सभी श्रद्धालु मंदिर आते हैं और गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। रोज़ प्रकाश होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, आनंद ही आनंद। फिर जलंधर में ही आपको बहुत महत्वपूर्ण पीरों की जगह मिल जाएगी, वहीं मंदिर जगह के प्रांगण में ही आपको शिव जी का स्थान भी मिल जाएगा। आप उसे भी देखिए, उसे भी मानिए, पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से देयर आर मैनी प्रेमाइसेस जहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। वो हमारी अब तक की सोसाइटी की कम्युनल हार्मनी के प्रिंसिपल का ही रिफ्लेक्शन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अवल्ला काम तो किया नहीं, बस उसी को इम्बाइब किया। जब उसे हार्म करो तो कोर्ट आ जाता है कि तू कुछ करना चाह रहा है, बट बच्चे वो कहता है ये कोई टेक्निकल बात, तो ये MCQ स्टाइल तो कुछ था नहीं जो मैंने हार्म कर दिया, कम्युनल आर्मी, ये तो कोई बातूनी बातें थी। कहते बातूनी बात इसलिए थी तेरा लेवल वहाँ तक गया ही नहीं, रेलवे के MCQ निकालता रहा, ये उसके ऊपर गेम जा रहा था। ये भी है, समझ में आई? क्योंकि ये गया तो अटैक हो जाएगा कॉम्पोजिट कल्चर पे, कॉम्पोजिट कल्चर गया तो हमारा नेशन तो इसी कॉन्सेप्ट पे खड़ा है, अटैक हो जाएगा नेशन की वेरी फाउंडेशन पे, और वो अटैक हुआ तो अटैक हो जाएगा नेशनल इंटीग्रिटी पे, यूनिटी बिखर सकती है, ये हम नहीं होने देंगे। ओके, इसलिए बनाए रखने की कोशिश है, इसलिए राष्ट्रपति प्रधान सभी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी ये प्रयास करते हैं। तो देखिए कल्चर अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग खान पान के लिए मजबूर कर रहे थे, उनकी अपनी अपनी फिलॉसफीज थी ना, लेकिन वो उनकी फिलॉसफी ओवरऑल सोसाइटी की फिलॉसफी पर क्वालिफाई होके कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी नहीं बन पाई कि क्या ही खाना तय करें और क्या ही खाना ना तय करें। तो देश की कौन सी फिलॉसफी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर क्वालिफाई होके उसका पॉइंट बनी है? वो वाला प्रिंसिपल कि सबको उसकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सब अपना खान पान अपने मुताबिक तय करें, ये कार्य राज्य का नहीं है। इट इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट टू डिसाइड कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द responsibility of the state to ensure that everyone must enjoy their culture, custom, manner,
So it is the prerogative of the constitution to induct the clause article 28 that everyone should conserve, preserve and promote their culture. So state will protect that. आई बात समझ में? तो not everything will qualify to become the constitution. Not everything in that form, जिस फॉर्म में आप उसे देख रहे हो, उसको बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना होगा, तब वो क्वालिफाई होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. इसलिए वर्ड इनेक्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इनेक्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वट एवर द कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रिंसिपल, ethos, एस्पिरेशन, वैल्यूज यू हैव, it is good, but there is a line. It is the line of enactment. Above that there is a constitution. Every culture, custom, manner, value, ethos must qualify this line to become part of the constitution. Only then it will become the part of the constitution. Okay? Do you know why this? Because there can be different custom, culture, manner, value, ethos, principles associated with different communities. There is a diversity. But we have to make them understand that we belong to the common culture as well. We are nation as well. That commonality is required. That they will, the Sikh will ask, Hindus will ask, Muslims will ask, tell me that common point, then I will make them understand. Do you know why you are Sikh, Muslim, Hindu, Jain, Buddha, Parsi, Isai on this very land? And for the thousands of years, your generations are being flourished. I must tell you, Islam entered into the land of the Parsis, the Faras, Iran. The Parsis vanished from there. Vanished. I will tell you that somehow the Mongols from the Mongolia, they have entered into the Central Asian culture and other areas. They wreaked havoc on those local cultures. Those cultures vanished. They imbibed Islam, and then Islam prevailed with the color of local customary practices of the tribal community, the nomadic people. India, you are having legacy of 400 years, 500 years, 700 years, 800 years, 1000 years, 2000 years, 4000 years. जो जब से इंसेप्शन से आया, अस्तित्व में आया है, सिखिज्म जब इंसेप्शन में आया तब से अब तक की कंटिन्यूटी में है. और सभी का संख्या बल बढ़ा है, सभी का पॉपुलेशन बेस एक्सपेंड हुआ है. ये ब्यूटी है. एब्सोल्यूट फिगर में सबकी जनसंख्या बढ़ी है, घटी नहीं है. आपसे मैं बताना चाहता हूं कि बंटवारे के बाद तो पाकिस्तान तो तभी इंसेप्शन में आया, तो बंटवारे के बाद फिर पाकिस्तान में जो हिंदू है वो तो तभी एग्जिस्टेंस में आया. एक तरह से नए नेशन में हिंदू तभी एग्जिस्टेंस में आया. जनसंख्या देखिए, जनसंख्या देखिए आप. इन भारत में मैं दावा कर रहा हूं सभी पंथों की आप जनसंख्या देखिए. आई बात समझ में? तो फाउंडिंग फादर्स ने उनसे पूछा ये जादू कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ अदृश्य है जो काम करता है. कहते बोलो क्या है वो? कहते ये तुम्हें पता भी नहीं था, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है ये विचार. तो लोगों ने पाया कि हाँ, हम हज़ारों वर्षों से विकसित हैं, प्रगतिशील है, इतने प्रगतिशील कि विदेशी ताकतें रह ना पाई, यूरोपियंस को भारत आना पड़ा कि ये कौन से दुनिया के लोग हैं. इतनी विविध संस्कृतियों के बावजूद इनका कपड़ा, इनके स्पाइसेस पूरी दुनिया के बाजारों का सोना अपने मुल्क में ला रहे हैं. ये लड़ते क्यों नहीं, ये झगड़ते क्यों नहीं, इनमें आए दिन दंगे क्यों नहीं होते, ये दबाए कुचले खत्म क्यों नहीं हो गए ये लोग. तो उन्होंने जब भारत आए और उन्होंने जब पाया कि भाई इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, अपनी अपनी संस्कृति का दामन भी नहीं छोड़ते और अलग अलग संस्कृतियों के साथ भी मिल करके आनंद से जी रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं करते. छुटपुट झड़पें तो चलती रहती हैं, वो तो घर में भी रोज होती हैं. उसे थोड़ी ना इतिहास का एपिसोड बना देंगे. अलग अलग राजाओं के द्वारा अपनाए गए अपने भी टंटेबाजी है, अपनाते रहें, हमें क्या लेना देना.
ये सब उनको रियलाइज़ कराया और उनको बोला कि देखो भाई, तुम्हारे अपने डाइवर्स कल्चर, कस्टम, मैनर के जो अपने अपने तुम्हारे लोकलाइज्ड एलिमेंट है ना, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम सब मिलकर के कॉमन एलिमेंट एक्सपीरियंस करो। ये तुम्हारे कॉमननेस का प्रतीक है। ये तुम्हारी डाइवर्स कम्युनिटीज़ को एक यूनिफाइड सोसाइटी की फीलिंग देके एक नेशन की फीलिंग देता है। इस पॉइंट पे तुम सारे एक नेशन के मेंबर हो। सबने कहा सही है। तो फिर सबके कल्चर, कस्टम, मैनर में से वही क्वालिफाई होकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा जो नेशनल लेवल फिलॉसफी को सेटिस्फाई कर रहा है। और नेशनल लेवल फिलॉसफी तक पहुंची है बात टॉलरेंस, कॉम्पोजिट कल्चर, कम्युनल हार्मनी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन खान पीन, पहनाव, दिन त्यौहार का बखान नहीं कर रहा। ये सबको समग्र को एक करके चुप करके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26, 27 में डाल के बता दिया कि तुम्हें तुम्हारी पूजा विधि, उपासना विधि की आज़ादियाँ हैं, लेकिन इस पूजा विधि की आज़ादी ये नहीं लिखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं लिखा कि तुम ये पूजा करने के लिए आज़ाद हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा अपनी जो करना है करने के लिए आज़ाद हो। किसी ने बोला मेरे को कुछ नहीं करने का, कहते तू कुछ भी नहीं करने के लिए आज़ाद है, चल तू एथीस्ट बन जा, तेरे को भी प्रोटेक्ट कर देंगे। तो किसी ने बोला सर मैं मुस्लिम हूँ, ईद मनाने के लिए आज़ाद हूँ, कहते तू ईद मनाने के लिए, वो गुरपुरब मनाने के लिए, वो दिवाली मनाने के लिए, वो सारे अपने अपने धर्म पंथ जो मनाने के, सब आज़ाद हो यार, एंजॉय द लाइफ, आज़ाद ही आज़ाद हो, दिक्कत नहीं। कहते फिर ठीक है, ये बेस्ट है। यही सिद्धांत था। तो कईयों ने चाहा होगा कि सर ऐसा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर, कस्टम, मैनर, प्रिंसिपल, ईथो, वैल्यू और एस्पिरेशन का ही रिफ्लेक्शन है, मतलब समाज की जो फिलॉसफी है उसी का रिफ्लेक्शन है, तो समाज की फिलॉसफी फिर यही तो है जो मैं कह रहा हूँ, है ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो इसको कि इंडियन समाज की यही फिलॉसफी है। कहते जैसे उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण हर तरह का दे देता हूँ। कहते सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि शाकाहार ही इंडिया की विचारधारा है। कहते नहीं, कन्फ्यूज़ कर रहा है तू, कन्फ्यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। शाकाहार तेरी विचारधारा है। भारत का संविधान जब बनेगा उसे भी संरक्षण देंगे, तेरी विचारधारा को भी, लेकिन ये विचारधारा क्वालिफाई नहीं होती कि ये संविधान की विचारधारा हो जाए। कहता यही प्रॉब्लम है मेरे को, हमारी विचारधारा को क्वालिफाई होना ही होगा संविधान की विचारधारा होने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होता यार। कहता इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी एक प्रॉब्लम है। एक नेशन एग्जिस्टेंस में आया और उस नेशन ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कहता ठीक है हमारा ही नेशन है ना, हम ही आए एग्जिस्टेंस में। कहते नहीं, यही प्रॉब्लम है, तेरा भी है, उसका भी है, सबका नेशन में एग्जिस्टेंस में आया है। कॉम्पोजिट कल्चर वाला नेशन है कि ये एक सिंगल कल्चर का नेशन नहीं है ना बॉस। सिंगल कल्चर का नेशन होता तो नेशन के आगे में उस कल्चर का नाम ना लगा देता, फिर उस नाम के ही प्रोविज़न सारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देता और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन उस नेशन की ज़रूरतें पूरी करता रहता। यही तो मिडल ईस्ट कंट्रीज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, सपोज करो, इमेजिन करो कि बोलता होता तो ऐसे उसे बोल रहा है। कहते यही फ़र्क है, नेशन के आगे कुछ लिख ही नहीं सकते। मुस्लिम नेशन, सिख नेशन, हिंदू नेशन, कुछ नहीं। ना ये मुस्लिम राष्ट्र है, ना हिंदू राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र, ना जैन बुद्ध, ना, ये तो भाई राष्ट्र है। अब तुम बोलो कौन सा राष्ट्र है, तो कहेंगे सबका राष्ट्र है, मिश्रित संस्कृतियों का राष्ट्र है, कॉम्पोजिट कल्चर का राष्ट्र है। इसलिए फिर जब कॉम्पोजिट कल्चर वाला नेशन है तो वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन भी अस्तित्व में आएगा। कहते मतलब नहीं कहोगे ना कि क्या खाना है क्या पीना है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखोगे तो नहीं, मजबूरी है, उसके लिए वापस जाना होगा, इतिहास में जाना होगा, फिर से अंग्रेजों का राज कराना होगा। टाइम को वापस दौड़ाओ घड़ियों पे, फिर से सबको अलग अलग करो, बांटो, फिर बांट के तुम अकेले आज़ादी ले लो, फिर नेशन के आगे लिखा लो जो लिखाना है, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बना लो जो बनाना है। किसको लफड़ा है? लेकिन लड़ाइयाँ संगठित हो गई,
आज़ादियाँ इकट्ठे ले लीं, गप्फे इकट्ठे लूटे, लेकिन जेब खुद की भरना चाहते हो, माल का मजा आप खुद लेना चाहते हो। ऐसा होता नहीं है। इसलिए कहते कौन रोकेगा, कौन कहते तुमको पता भी नहीं है। एक वर्ड रोकेगा, वो है प्रिंसिपल्स, जिनको हम बेसिक फीचर कह देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कह देते हैं। संविधान की मूल आत्माएं, तुम शरीर में उतना ही छेड़छाड़ कर पाओगे जितना आत्मा अलाउ करेगी, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आई? आत्मा इंसान की तो जानवर का शरीर नहीं बनाने देंगे तुमको। कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी में उतना ही चेंज जितना स्पिरिट अलाउ करे। कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को चेंज नहीं करने का। इसलिए लगातार जुडिशरी कहती रहती कि ये तो सोल है, ये तो सोल है, ये तो सोल है। तो सोल है आत्मन, इसका कितना विस्तार है। तो जुडिशरी ने अभी अभी कहा, कहते आर्टिकल 21 इज लाइक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों ने कहा यार ये भी सोल है, कहीं पढ़ा था कि प्रीएम्बल सोल है, कोई कहता फंडामेंटल राइट सोल है, एमसीक्यू में क्या करें। भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत, मूल विचार जिन जिन प्रावधानों में परिलक्षित हैं वो सब सोल हैं। सिंपल कहानी है। और मोटा मोटी वो फंडामेंटल राइट में ही है। और फंडामेंटल राइट में वो इसलिए है क्योंकि प्रीएम्बल में भी हैं, और प्रीएम्बल देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्योंकि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो रेजोल्यूशन मूव किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसी रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल बना के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अटैच किया है। आई बात समझ में? तो ऐसे में हर कुछ नहीं क्वालिफाई होता है संविधान बनने के लिए। ये लाइन आती है बीच में, इनेक्टमेंट का प्रोसेस आ जाता है। इनेक्टमेंट में सारे आ जाते हैं डिस्कशन करने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप। और अब नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स किसके पास चली गई? पार्लियामेंट में चली गई ना। ऐसा लिखा गया ना कि आज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो शक्तियाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पार्लियामेंट में, तभी अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है ना। तो फिर पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, इनेक्टमेंट के समय में ये जो लाइन है, पार्लियामेंट में कोई भी मेजॉरिटी हो, कोई भी लोग हो, कुछ भी खान पान का बिल बना करके डालना चाहें कि आज के बाद यही खाना है, ये नहीं खाना है, ये लाइन पे आके रुकेगा। इस लाइन के पार जाएगा सारी डिबेट डिस्कशनों के बाद। लेकिन आप कहेंगे नहीं, तो लाइन मैंने डबल बनाई है, इनेक्टमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट होने को वेट करिए। ये लाइन तो क्रॉस कर जाएगा जो पार्लियामेंट के घेरे में आती है, लेकिन बीच में कहीं लूप में फंसा है, कानून बन के देश में प्रभावी उसके लिए इसे ये लाइन क्रॉस करना होगा। ये जुडिशरी की लाइन है। जुडिशरी कहेगी, कहते क्या बना दिया पार्लियामेंट में, क्या धम मचौली मचा दी तुमने, क्या ये नहीं खाएंगे मंडे से और ये खाएंगे। आर्टिकल 28 का सीधा वायलेशन, नल एंड वॉइड। इसी लाइन से फड़फड़ा के गिर जाएगा वो विधेयक, वो बिल यहीं से गिर जाएगा, कहेगा पार नहीं हो पाया। हेंस द फिलॉसफी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपकी अपनी निजी विचारधारा हो सकती है ना, आपके संप्रदाय की हो सकती है ना, आपके समुदाय की हो सकती है ना, एक बहुत बड़े समुदाय की हो सकती है ना, सबकी हो सकती है ना। गणराज्य का सिद्धांत किधर गया? क्योंकि किसी एक की तो नहीं है ना वो। देश में किसी एक को, सारा देश नॉनवेज हो गया, 1,40,00,000 लोगों ने एक सम्मेलन बुला लिया, सब आ गए, कहते आज से हम सब अंडे खाएंगे, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो। लेकिन उसमें से एक हाथ खड़ा हुआ, माय लॉर्ड, मेरी संस्कृति और मान्यताएं मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं अंडे खाऊं। मैं इस फ्रेंचाइज का हिस्सा तब हुआ था, मेरी पीढ़ियां यहाँ तब ज्वाइन हुई थी जब मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि जो मूल्य हैं संविधान के, ये कभी परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। मैंने स्वीकारा था कि ठीक। तो देख लीजिए माय लॉर्ड कि क्या मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी, मेजॉरिटेरियनिज्म ही इंडिया की डेमोक्रेसी है, या मैं रिपब्लिक भी कुछ हूँ, मैं गण भी कुछ हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहे इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है भाई? आ रहे हैं, अभी तो लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, हमने तो नहीं खड़े कर दिए, हम तो आ रहे हैं। तेरे एक के लिए प्रोविज़न बनाने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड नहीं होने देंगे। चलो, क्योंकि किसी एक मेनका गांधी के लिए हमने आर्टिकल 21 का ऐसा एक्सपेंशन कर दिया, तो तुझे क्यों डाउट हो गया कि हम एक के लिए नहीं कुछ कर सकते? हम तो एक के लिए संविधान को इतना बड़ा मॉडिफाई कर गए, तेरे एक के लिए भी कर देंगे।
हम नया क्लॉज लिखने जा रहे हैं कि 99.999% मिलके भी मूल ढांचे को बदल नहीं सकते, चल जा एंजॉय द लाइफ। फिर वो सुरक्षित है। और फिर वो कह रहा है हुजूर शाकाहार उपलब्ध भी कराइए ना, किसी दुकान पे बिक नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 सर, सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना, साग सब्जियाँ मिलनी। तो फिर कोर्ट कहेगा हेंस इट इज़ डिसाइडेड प्रूवन की पेरिफेरल एंड कॉन्कॉमिटेंट राइट के तौर पर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि शाकाहार की उपलब्धता भी हो। साला स्टेट दूसरे मुल्क से उपलब्ध करा के देगा कि आ रहा है, खरीदना इसको पड़ेगा लेकिन आ रहा है। फिर तू साग आता है तेरे लिए, खा ले जाके चुप करके, और नाटक मत लगाया कर जा दे। फिर क्या होगा, अंडे खा लेता तो। दैट इज द सिस्टम। कितने कितने दायरों से पार होना होगा समाज के उस विचार को संविधान का विचार बनने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिलॉसफी नहीं है, ड्यूली इनेक्टेड डॉक्यूमेंट है। और ड्यूली इनेक्टेड डॉक्यूमेंट होने का मतलब यह है कि वो कई चीज़ों पे बैलेंस होता है, हर तरह से उसका संतुलन बनाया जाता है, और हर संतुलन में अलग अलग विषय को इस्तेमाल करती है जुडिशरी भी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी और पार्लियामेंट भी। जैसे जब खान पान की संस्कृतियों की बात आई तो सिद्धांत पर बल दे दिया, आई बात समझ में, सिद्धांत पर बल दे दिया। इसी तरह से अगर जब बात आएगी महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने की, जब रिजर्वेशन की बात आ जाएगी, सोच के देखो, जब बात रिजर्वेशन की आ जाए तो इस बात पर विचार आ जाएगा कि वैल्यूज़ क्या है इंडिया की सोसाइटी की, समानता। समानता पर बात करेंगे, हमने प्रॉमिस किया, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, डीप रूटेड वैल्यूज़, तो वी विल वर्क ऑन दैट। तो तब फिर आपको अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे, आर्टिकल 15-16 में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, चुनावों में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग फ्रंट पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चीज़ें क्वालिफाई होती हैं, तो तब वो पार्ट बनती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। मेरी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? तो मोटा मोटी तो हम पहले ये समझ लें कि हर चीज़ जो समाज में प्लेनली गिवन है वो संविधान का अंग नहीं है। संविधान बोले तो जो कि दस्तावेज पारित है, इनेक्टेड है, और वो ड्यूली इनेक्टेड डॉक्यूमेंट है बॉस। ऐसा नहीं है एंड में सबके सिग्नेचर हुए उस पर कि सबने माना कि विधिवत हम सब अपने आप को ये संविधान देने जा रहे हैं, हम सब देश संविधान देने जा रहा है, और फिर वो एनफोर्स हुआ जाके, फिर वो देश पे लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को वो इनेक्ट हुआ था, वरना कोई आया घर से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गया और बोले लो कॉन्स्टिट्यूशन। मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में, साउथ वेस्ट एशिया में ये नहीं होता। किंग बैठा है, आमिर बैठा है, अपने 10 लोग बुलाए कि देश के लोगों को दुनिया में यूनाइटेड नेशन को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक लॉलीपॉप और झुंझुना चाहिए, संविधान संविधान। वो कह रहे तुम संविधान से नहीं चलते, आओ बैठो संविधान बनाते हैं। 8-10 लोग बुलाए, अपने ही खासम खास, और एक संविधान लिखवाया। कहते थोड़ा अच्छा लिखना, थोड़ा लगे अच्छा, सारा पॉइंट अच्छा, एंड में ऐसा कर देना हेंस अप्रूव्ड बाय द किंग, ऐसा करके। ओके, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ये भी लिख देना कि उन्हें डाउट ना हो कि मैं तो हर पॉइंट ही अप्रूव नहीं करूँगा। खुद के ही बंदे चुने, खुद ही बैठाए, खुद ही पास कराया, खुद ही पास करा के चला। एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है इसके, सारा तो समझाया आपको। लेकिन देश में ऐसा था कि अंग्रेजी क्राउन जॉर्ज 6 खुद ही बंदे चुन रहा है कि 5 of you come here, form the constitution body and prepare the constitution for India। जॉर्ज 6 एकदम साइड में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत देश की अलग अलग प्रोविंसेस, बोले तो स्टेट में इलेक्शन हुए पहले, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस जनवरी 1946 में हुए। उस जनवरी 1946 में हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के बेसिस पर उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्टेड लोगों ने आगे जा कर के सितंबर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए। यानी कि उन इलेक्टेड लोगों ने आगे वोट डाल करके कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाले, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर आए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे पर इलेक्टेड थे, उन मेंबरों में से ही आगे 15 मेंबरी लोगों की सरकार बनी जो इस असेंबली को आंसरेबल थी।
तो संविधान सभा देश की थी, देशवासियों की थी, देश के लोगों ने इस पर काम किया और देश के विचारों को पूछा, जाना माना, चर्चा हुई। सभी क्षेत्र के, सभी जनजातियों के, जातियों के, मतों के लोग उसमें शामिल हुए और इसके बावजूद भी जब देश को दे दी तो एक बात बोली कि कोई प्रॉब्लम में नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं बनाने जा रहे हैं कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा दिखने लगे आपको कि कोई आ रहा है और अमेंड करके इसका कुछ का कुछ बना दे रहा है। लेकिन हम इसे इतना भी रिजिड नहीं रखने जा रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कि इसे बदलने में तुम्हारी जान ही निकल जाए। तुम्हें जब ज़रूरत पड़े बदल लिया करना तर्कसंगत तरीके से। तो पार्शियली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली रिजिड है, बिट फ्लेक्सिबल बिट रिजिड, नॉट टू फ्लेक्सिबल नॉट टू रिजिड। आई बात समझ में? तो इस मैनर में उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मजबूत बनाया और आपको कहा कि आपको अपने उपयोगी ना भी लगे कोई प्रावधान, बदल लेना कल को। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आते ही अमेंडमेंट से शुरू की, जिसके तहत देश ने अफर्मेटिव एक्शंस लेने शुरू किए। ना होता अमेंडमेंट का प्रोविजन तो ये रिजर्वेशन के अफर्मेटिव एक्शंस उसमें कैसे डाले जाते। हमने उसकी शुरुआत की, शुरुआत में ही अमेंडमेंट के बारे। क्लियर? तो एवरी कल्चर, कस्टम, मैनर, फिलॉसफी नीड्स टू क्वालिफाई द ड्यूली इनेक्टेड प्रोसीजर, नीड्स टू क्वालिफाई द बेसिक फीचर फेनोमेना। इतनी बात समझ में आई? अब वापस उस सवाल पर आ जाते हैं, नेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं आपसे, नेशन को थोड़ा तोड़ के बेसिक पे लेके आए। जैसे बॉडी को ऑर्गन, ऑर्गन को टिश्यू, टिश्यू को सेल पे लेके आते हैं, उस पे लेके आते हैं। सेल भी तो आगे खुल जाता है, कितना कुछ है उसमें। वो बायोलॉजी में बनाया होगा डायग्राम सेल वाला, वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो सब लल्ले पब्बे होते हैं उसमें छोटे मोटे, हम ही ने पढ़ाया बायोलॉजी में। तो इसको तोड़ते हैं। देखो नेशन के बेस में क्या है, किसका वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है नेशन, सोसाइटी का। सोसाइटी किसका नेक्स्ट वर्जन है, कम्युनिटी, है ना। तो इतने 3 लेवल पे ही रखते हैं, कम्युनिटी सोसाइटी में तैयार है, सोसाइटी का ही अगला वर्जन है नेशन। इज दैट क्लियर? अब आपसे एक बात पूछते हैं, कम्युनिटी के नीचे क्या हो सकता है, थोड़ा और नीचे, ग्रुप। अच्छा, ग्रुप के नीचे क्या हो सकता है, इंडिविजुअल्स, 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 इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, इसको ग्रुप बोलो, बोल सकते हो क्या? नो। अब ग्रुप है, जोड़ी। पुराने ज़मानों में घरों में बात होती थी ना, एक को हो गया, एक और कर लो, जोड़ी हो जू, जोड़ा, बैलां दी जोड़ी, बलदां दी जोड़ी, जोड़ी बड़ी फेमस। एक अकेला, लोन वुल्फ, ऐसे वर्ड है ना, वो कहते हैं ना, अकेला घूमता रहता है, इज वर्किंग लाइक अ लोन वुल्फ, हैविंग नो कॉन्टैक्ट्स, नो ट्रैक्स, नो ट्रेसेस, इट्स हार्ड, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक हिम, ऐसा करके। इंडिविजुअल ग्रुप में आता है, इंडिविजुअल ग्रुप में आते हैं। अगर इंडिविजुअल अपनी कंप्लीट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट करना चाहता है, उसे ग्रुप में आना ही पड़ेगा। मैं प्रूव करता हूँ, अभी कई बार प्रूव कर चुका हूँ। ये तो एक ऐसा सिद्धांत है जो मैंने इतना प्रूव कर दिया है जितना चंद्र पर पानी ढूंढने के लिए अभी तक यान नहीं गए। ये सिमरप्रीत हैं, आज ज्वाइन हुई है। ज्वाइन होने से पहले 3:30 बजे से पहले दोपहर के 3:30 से पहले इंडिविजुअल थी ये मैं हूँ, कदकाठी में छोटा ही लग रहा हूँ। यहाँ ज्वाइन हुई, इन्होंने मेरे साथ यहाँ पेयर बनाया, ग्रुप। इनसे पूछिए क्यों बनाया। अपनी लाइफ में ये अपनी कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट तक पहुँचना चाहती हैं।
उसका विकास करना चाहती है। अब इन्हें बताइए, पूछिए कि इंडिविजुअली रह के कर लें, फिर ग्रुप तो बनाना ही होगा। घर पे रह करके ग्रुप बनाएंगे किसी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से। कई सयाने यहाँ बैठ के सोच रहे होंगे ना कि घर पे बैठ के कमरा बंद करके पढ़ लेगी। वो शैतान लोग जो कमेंट में आके शैतानियाँ करते हैं, पढ़ते लिखते कम हैं, लेकिन ग्रुप तो बनाएगी। वहाँ पे कोई वर्चुअल पर्सन है, उससे बना लेगी। कोई मेंटर, कोई टीचर तो चाहिए, ग्रुप तो बनाना होगा। आई बात समझ में? किसी भी तरह से कोई कहेगा किताब लेके पढ़ लेगी, किताब लेगी इसलिए पढ़ रही, कहीं स्कूल कॉलेज कहीं तो पढ़ रही होगी, कहीं ग्रुप तो बना ही होगा। जाओ, अभी आदिवासी कई हैं देश में, सबको किताब पकड़ा दो और बोलो पढ़ो। किताब पढ़ने के लिए भी योग्यता किसी ने तो दी है, कहीं तो पेयरिंग बनी होगी। इंडिविजुअल को ग्रुप में आना ही है, आना ही है। आई बात समझ में? अगर वो अपनी कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहता है तो इंडिविजुअल ग्रुप में आए। अब वो ग्रुप में आई, किस फेथ में वो एक अनजान क्लास में अचानक से आकर के उसका मेंबर बन गई। उनको पता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर हूँ। क्यों ये क्लियर है उन्हें पता है कि कुछ नियम कानून है देश में। इस क्लास के भी अपने नियम कानून हैं। जिन नियम कानूनों को अगर मैं अभी ख़त्म कर दूं, ये दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएंगे। टू एस्टेब्लिश द मीनिंगफुल एक्सचेंजेस you need some sort of certain rules, regulations to establish the exchange. If you want to establish exchange between this point and this point, you have to settle the gradient. Only then the thing will flow from this point to that point. That was a second. You need to break some sort of net force. You need to provide more force to the either person so that that person can throw the thing. So there is some sort of rule regulation to establish the exchange. Otherwise it will not establish. Rule exchanges नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? उस फिनोमेना में ही एक्सचेंज होगा। जब तक फिनोमेना अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक एक्सचेंज नहीं होगा। फिनोमेना, इस क्लास में मेरी ध्वनि आप तक आने के लिए एक फिनोमेना का घटित होना जरूरी है, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है, और वो ये है कि इस कमरे में एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। अगर आप नियम कानूनों की, यानी कि आप सेटअप में से एटमॉस्फेयर निकाल दीजिए तो आपके और मेरे बीच संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। वैक्यूम हो जाएगा और मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये तो पहली चीज जो अनिवार्य है संवाद स्थापित करने के लिए। सोचिए, इसके बाद संवाद स्थापित करने के लिए सब कुछ जरूरी है। वो है मैं जिस वर्णमाला का प्रयोग कर रहा हूं, जिन लेटर्स का, जिन शब्दों का, जिस भाषा का, आपको भी वो आनी चाहिए, तब हम में संवाद होगा। तो दो लोग जब आपस में संवाद कर रहे हैं, किसी एक्सेप्टेड ग्राउंड पे ही कर रहे हैं, और वो एक्सेप्टेड ग्राउंड ये है कि हमें एक दूसरे की बात समझ में आती है। हम चंद्रमा पे नहीं, पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर्यावरण है, बात ट्रेवल करेगा, साउंड प्रेशर वेव्स की फॉर्म में आगे जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, रेयरफैक्शन, ऐसा कुछ होगा, ईयर ड्रम पे गिरे। और अगला संवाद तब हो पाएगा जब हमारे ऑर्गन फिट है। उनके कानों के पर्दे पर बात गिर करके दिमाग को सही रीड भी करना है। तो मैं जो अभी मुंह से बोलता हूँ, हवा का एक कॉम्बिनेशन कोड बनता है हर बार, इनक्रिप्टेड कोड है। ये उनके कानों के ड्रम पे गिरता है, ड्रम वैसे ही हिलते हैं, कोकली वगैरह सब है कानों के अंदर। वो उस कोड को वैसे ही डिकोड करके ऊपर कोड को भेजते हैं दिमाग में, दिमाग उसे रीड करता, कहता है ये कैसा, ये कोड ये कह रहा है, ये सारे लेटर्स हैं, वो लेटर्स इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये सेंटेंस है, डन। सेकंडों से भी कम समय में होता है। हमारे दिमाग को ऐसा तैयार किया जाता है कल्चर के द्वारा। बचपन से हमें कहते बोले ए फॉर एप्पल, ऐसा दिमाग में फिट। मोगली ये सब नहीं कर पाता था अगर किताब की माने तो। भेड़ियों के द्वारा पाला गया था, इंसानी भाषा जान नहीं पाता था, उन्हीं की जैसी आवाज़ें निकालता। इंसान खड़े होकर कुछ भी बोलते,
एयर प्रेशर का कॉम्बिनेशन उसके कानों में गिरता, दिमाग में जाता, दिमाग कहता मेरे पास वो स्टॉक ही नहीं है लेटर्स का, वर्ड्स का, बचपन से तूने क्रिएट ही नहीं किया कि मैं इस मैसेज को डिकोड कर पाऊँ। तो मैं नहीं समझ पाया क्या हो रहा है, तो वो आपकी बात नहीं समझ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो खा जाऊँगा अगर ज़्यादा बोला तो। समझ में आई? ये इतना ज़रूरी है। आपको बंगाली नहीं आती, बंगाली आदमी आपको गालियाँ दे रहा है, आपको पता कुछ नहीं चल रहा है, जबकि कोड जा रहे हैं दिमाग में, दिमाग कह रहा है ये लेटर्स जानता ही नहीं हूँ मैं, ये लिपि मैंने कभी पढ़ी नहीं, ये ग्रामर तो मुझे पता ही नहीं। आप उसके एक्सप्रेशन से जरूर भाप रहे हो, गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो अगर प्यार से गाली दे, ओए बोका, आप कहेंगे बोका, बोकी तो हैंडपंप दी होंगी है, बोकी कहना मैनू, ऐसा करके आप कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। ये कहानी आप उसे समझ ही नहीं रहे। मिर्ची को कह रहे हैं झोल लिबो, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जल नहीं, जल नहीं, जल पिया, वाटर, पानी पी लिया मैं, कहते ना 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 ना, झोल लिबो, समझ नहीं रहे, दिमाग तैयार नहीं है। कितना जरूरी है यहाँ पर दिमाग को तैयार करना। मीनिंगफुल एक्सचेंज हो उसके लिए सर्टेन एटमॉस्फेयर, सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, सम सॉर्ट ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है बॉस। वो दोनों लोग सेम व्यापार के नियमों से अवगत हों, सेम लिपि भाषा से अवगत हों, ये जरूरी होता है, तभी ना हो पाएंगे मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, तभी ना ग्रुप में रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। वो कॉमन रूल्स रेगुलेशंस, वो नियम कानून, वो एक्सचेंजेस के प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल को ग्रुप में लाने के साथ ही एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस, कम नहीं तोलना, ज़्यादा नहीं तोलना, वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स। इंडिविजुअल जैसे ही ग्रुप में है, ग्रुप की फॉर्म में सर्वाइव इसलिए हो पा रहे हैं, ग्रुप में सर्वाइव होने के लिए उन्होंने ये नियमावली भी बनाई है। जैसे किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले आपको उनका प्रोस्पेक्टस और नियम कानून पढ़ा देते हैं। जैसे आप किसी दल को ज्वाइन करने हो जाओ तो वो आपको पहले अपना पर्चा देते हैं, इसे पढ़ ले, अगर सहमत है तो साइन करना, फिर ही आना, वरना रहने देना। जैसे आप ही नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं पहले ही सुन ले ये करना है, अगर मंजूर है तो आइयो, वरना रहने दे, चल जा, तेरी नहीं चलनी वहाँ पे इस बार, तेरा बोरिंग एटीट्यूड। तो आप कहते हैं ठीक है मैं बोरिंग नहीं करूँगा, पर आप वाला भी नहीं करूँगा, पर मैं चलूँगा ना, मैं बोर करूँगा, मेरी शर्त आपकी खुशी, आप वाला हैपनिंग चीज़ मुझसे नहीं हो पानी, वो मेरी खुशी। ओके, तो यहाँ पर ग्रुप एंड रूल एंड रेगुलेशन, बड़ा हो गया इसका साइज, कम्युनिटी एंड रूल एंड रेगुलेशन, बड़ा हो गया साइज, सोसाइटी एंड रूल एंड रेगुलेशन, वैल्यूज, कस्टम, कल्चर, मैनर, इकट्ठे ही चल रहे हैं, इकट्ठे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेशन ने खुद को नेशन के रूप में अगर कॉन्टिन्यूअस रखवाना है तो नेशन को हमेशा चाहत रहती है एक चीज़ की, और वो चीज़ होती है पॉलिटिकल सेटअप। नेशन मांगता है स्टेट, नेशन मांगता है कंट्री। तो नेशन को पता है कि अगर मुझे नेशन के रूप में अस्तित्व में रहना है तो मुझे इस राजनीतिक प्रबंध की ज़रूरत है, यानी कि आई नीड अ सिस्टम टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ, दैट इज़ गवर्नमेंट। आई नीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अदरवाइज आई कैन नॉट सस्टेन, आई कैन नॉट सर्वाइव बीइंग अ नेशन। इसलिए नेशन अपने लिए वो क्रिएट करे, उसके लिए वो क्रिएट करता है कि अपने कल्चर, कस्टम, मैनर, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के आधार पर खुद का संगठन करना चाहता है, वो संविधान अस्तित्व में लाता है। आई बात समझ में? वो संविधान अस्तित्व में लाता है। जैसे कोई भी जीव जब अस्तित्व में आता है, वो अपने बाहें, उंगलियां, नाखून बनाता है, क्योंकि अस्तित्व में बने रहने के लिए उसे शिकार से बचना भी है, उसे शिकार करना भी है।
उसे भोजन अर्पण भी करना है, अर्जित भी करना है। तो आप देखिए, जीव अस्तित्व में आता है, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो सब कुछ निर्मित करता है। इसी तरह से समाज की धारणा ही इस संकल्प पर खड़ी रहती है कि नियमावली आएगी, नियमावली आएगी। जब भी कोई समाज नियमावलियों की पालना नहीं करता तो आप कहते हैं कोई नियम कानून नहीं तुम्हारा, जंगल हो, जंगली बेवकूफ, जंगल राज है ये, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो सारी स्टोरीज, वो लिटरेचर, वो सारे ड्रामाज और प्लेस जिसमें हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि कन्नगी ने रो रो करके अपनी दुहाई डाली उस राजभवन में कि कोई नियम नहीं समाज में, कोई सुनवाई नहीं, गो टू हेल, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू स्टेट दैट यू आर अ स्टेट। तुम्हें अधिकार ही नहीं है कहने का कि तुम एक समाज हो। कोई कहानी नहीं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं, कोवला नाता पता कुछ नहीं, किधर कोई कहानी नहीं। दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। तो जब भी आप समाज के रूप में अस्तित्व में है, ये संकल्प के साथ ही समाज अस्तित्व में आता है कि उसके कुछ संकल्प होंगे, कॉन्सेप्शंस, आइडियाज, वैल्यूज, रूल रेगुलेशन वो होंगी। तो इसलिए इस तरह से ये साथ साथ चलते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। तो अब यहां से अगर आंसर आ जाए, इंडियन नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हु इज इंपॉर्टेंट, और अगर एक ही बचाना है तो क्या बचाएंगे, ये उत्तर आ जाता है, सवाल आ जाता है। तो हु इज इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन को उसके रिजिड एंड अनचेंजिंग फॉर्म में अगर आप माने जा रहे हो, आप नेशन का डिसरिगार्ड कर रहे हो, क्योंकि नेशन इज ऑल एवोल्यूशनरी, नेशन इज ऑल ट्रांसफॉर्मेटिव, nation is all developing. Accordingly, constitution has to change, has to modify, has to transform, simply for the sake of protection of the form of constitution, the provisions of the constitution. If you are not giving space to the nation to evolve further, to transform further, you are ultimately suppressing the very idea of a nation. Nation is the future aspiration and promise as well. Promise in the domains of development. Promise in the domain of the development of scientific temper, of innovation, of individual liberty and freedom. Individuals want to exercise their liberty. They want to explore. They want to expand their horizons. They want to go to the different level, and it is genuine. It is relevant. They are not harming others, they are not encroaching the others, but because it is not in the constitution, we will not allow the nation to do that. Then this nation, like in Nepal, like in other countries, the nation will simply disregard the sanctity of the constitution. They will kick it like a football. Go hell with your constitution, we will not follow that. The nation will go on the streets and they will demand the new constitution for them. They will ask the new constitution that we are the nation of different idea, we are the nation of different mindset, different temperament, and we cannot be overpowered and overruled by the rigid bygone era ideas of the past society. No, we don't want that. That's why it is the precondition that there should be the included element in the constitution, that it should transform as per the valid and genuine needs of the constitution. So I said valid and genuine. Constitutional courts will ascertain na ki needs and demands are genuine or valid or not. For that plethora of provisions are there in the constitution to understand that.
The basic principle, basic philosophy, basic feature idea is there. As a guiding light, it is guiding the constitutional courts that the provision proposed by the nation is correct or not. Okay? That's the one thing that you need to understand. So the thing is, this is the concept कि constitution must submit to the nation. उसको झुकना होगा, झुकना नहीं कहना सही, उसको यहाँ पर सहयोग करने की स्थिति में आना होगा. So here constitution should cooperate with the nation. Why? Both are not in competition with each other. Both are in cooperation with each other. They are complementary to each other. They are very much required for the existence of each other. So there is not only one idea of a competition. There is not only one idea of rivalry. Like the idea given by the Karl Marx that in the society there is inherited competition. But Robert Owen given the idea that there is nothing like that. There can be cooperation as well. Society is driven by cooperation. Okay. Another thing, suppose here nation want to do something like nation suppose want to do something like it's a national voice, it's a voice of the masses, voice of the people. A large population is standing here right now, right here, and they want to change the so and so provision of the constitution. They want to end the secular character of the constitution. Then the nation must submit to the constitution. Then the constitution prevail, not the nation. The constitution prevail, not the nation, because in India there is not only the concept of nation, there is the concept of republic as well. That the constitution will prevail then. What nation will do? It is a difficult thing. How will you ascertain that it is a national voice? Each and every individual's voice is the national voice. Each and every individual's voice is the national voice. आई बात समझ में? It is important, but you need to understand that when I am saying that each and every individual's voice is a nation voice, I am telling that in context of secularism. When the 90% people, they will try to change the constitution and want to say simply go and scrap this provision of secularism, I am saying that republic will obstruct that. And the nation must submit to the constitution then. Constitution will prevail then. Nation will not. In that sense, if it is nation. But my very concept is, you need to understand that. Here you are confusing one thing. You are confusing it. What you are confusing? You are confusing nation with the majority. Majority can be simple, can be special, can be brute, can be absolute, but it is majority. Nation is not the concept of majority. Nation even is not the concept of counting. Nation is not the concept of members. Nation is the concept of common elements that the members are sharing. Nation is the concept of idea. Nation is the concept of values. Nation is the concept of phenomena, principles, ethos. It is not the concept of numbers. Okay? So it is not the concept of number. If you are hurting the values of the nation, no matter these values are limited to the 10 members of the nation only, you are hurting the values of the nation. And if you are not hurting the values of the nation, but 1 lakh people are being offended with your statement, state will protect you, because you have not ultimately committed any harm to the nation. Hana? Your statement created a stir in the population which is somewhere 1 lakh people. 1 लाख लोगों में स्टर क्रिएट कर दिया आपने, उनको चुभ गई, उनको लग गई कि ये ऐसे कैसे जवान चला सकता है,
एंटी नेशनल, तो द कोर्ट विल से एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, हाउ कैन यू से दैट? बताना जरा एंटी नेशनल कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविज़न है कि सबको अपना अपना मत रखने की एक आज़ादी है, अपना विचार रखने की आज़ादी है, और उसने जय हिंद बोल दिया है, नेशनल एंथम के सम्मान में खड़ा हो गया है। अब उसके बाद जितने भी नारे हैं तुम आप लगाते हैं, अच्छी बात है, नहीं लगाए हैं, वो बाउंड नहीं है, ये नहीं करना एंटी नेशनल कैसे हो गया? तो कार्रवाई कोई नहीं होगी, बाकी प्रचार बुरा भला जितना मर्जी करते रहो, कार्रवाई नहीं होगी उसके अगेंस्ट। समझ में आई बात? तो नेशन की मांग है कॉन्स्टिट्यूशन से, सेकुलरिज्म बदल दो, मतलब आप तो इसे मेजॉरिटी में ले गए, मेजॉरिटी में नहीं है। नेशन की ये मांग कॉन्स्टिट्यूशन से हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेशन कॉम्पोजिट कल्चर कॉन्सेप्ट पे खड़ा है। इसका मतलब नेशन को बैक जाना पड़ेगा, बैक मतलब पहले नेशन को अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, वरना नेशन के द्वारा क्रिएटेड मौजूदा संस्थाएं जो संविधान के बाहर खड़ी हैं वो नेशन को ऐसा बनने नहीं देंगी, क्योंकि नेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में है कॉम्पोजिट कल्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे हटा दें? 1,39,00,000 पीपल कह रहे हो, सॉरी 139 करोड़ पीपल ये कह रहे हो। आई बात समझ में? दैट इज द कॉन्सेप्ट। बड़ी जबरदस्त चीज़ है। माहौल बनाना पड़ेगा इसके लिए कि देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन 4-5 जज मिलके फैसले बदल रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवों के। इतने चुनाव करा के अरबों रुपए खर्च के चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं चल रही, 4 लोग मिलके देश चला रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा सकता है बॉस? तुमको सहमत करने के लिए कि आ जाओ इधर, गिरा डालो इधर उधर सबको जो भी हमारे आड़े आ रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि वो 4-5 लोग अपनी सनक के हिसाब से प्रोविज़न कैंसिल कर रहे हैं, तर्क देके। खुली अदालत है, सब लड़ लो। ऐसा लड़ा क्यों नहीं जा रहा बॉस? पैसा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे पास है, अपना पक्ष रख के जीत लो। वो 4-5 लोग तो लाइव स्ट्रीमिंग में सुनवाई कर रहे हैं ना, मनवा लो अगर तर्क है तो। उधर मनवाया नहीं जाता, बाद में गुस्सा बड़ा आ जाता है, बाद में बड़ी परेशानी है। या तो वो 4-5 लोग नेचुरल जस्टिस का पाथ ना फॉलो कर रहे हो कि अनसब्सटेंटिव बातें करी जा रहे हैं, हियरिंग का अधिकार ही नहीं दे रहे तुम्हें, अनरीजनेबल ही जजमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बॉस रीजनेबिलिटी के साथ आपने अपना जजमेंट दिया है, चैलेंज कर दो। कोर्ट के पटल पे तर्क रखना, लेफ्ट राइट की तरफ जाके बता रहा है, इधर आके मनवा ले। हम तो बैठे हैं, जनता सुन रही है, ऑन रिकॉर्ड है सब, मनवा लो बात। तो वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाल दिया ये बेसिक फीचर। कौन है बेसिक फीचर? मतलब 130 करोड़ लोग भी हम आ जाएंगे तो भी ये 5 लोग मिलकर कुछ भी बदल देंगे, तो कुछ चलने नहीं देंगे कुछ। तो कह रही 130 करोड़ तो कम बोला है, 140 के 40 भी आ जाना। जब तक तो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे खड़ा है तब तक तो चलने नहीं देते। या तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्टेट चेंज करो, फिर कर लेना। फिर पहले 140 करोड़ लेके तो आओ अपने हक में, फिर बात करेंगे। इस तरह से नेशन बोले तो क्या, नेशन इज नॉट नंबर्स, नेशन इज अबाउट कि नेशन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत नंबरों से थोड़ी ना होते हैं। 10 लोग कह रहे हैं झूठ बोलना पुण्य है, पुण्य 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 है, झूठ बोलना पुण्य हो जाएगा, सच बोलना पाप है। ये नंबरों का खेला नहीं है, पुण्य और पाप वैल्यू का खेल है। वैल्यू ये अपने आप में वैल्यू है, इसलिए इसे कितने नंबर ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं ये उस पर वैल्यू नहीं खड़ी होती। इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, इट इज इंट्रिंसिकली हैविंग अ वैल्यू, it does not depend upon the practices, upon the value of the numbers of the people following this practice। कितने लोग सच बोल रहे हैं, इस बात पर सत्य का मूल्य नहीं खड़ा है, सत्य प्रमाणित है इस पर उसका मूल्य खड़ा है कि सत्य ही सत्य है। समझ में आई? सत्य यहां पर सत्य होता है।
तो इसलिए राष्ट्र तो एक नंबरों का खेल नहीं है, ये तो विचार है। विचार की हम सबकी अपनी एक साझी विरासत है, उस पर खड़ा हुआ ये राष्ट्र का सिद्धांत, जिसने अपने लिए एक संविधान बना के खुद को इस स्वरूप में अश्योर कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशन का ये वर्जन गारंटी कर दिया है। इसलिए यहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन हर समय प्रिवेल करेगा। तो राष्ट्र की कंटिन्यूटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यहां जरूरी दिखा हमें। हर मायने में राष्ट्र को जब अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ चाहिए, संविधान को झुकना होगा, बदलना होगा, उसे सहयोगी पोजीशन में आना ही होगा, क्योंकि यह राष्ट्र की मांग है। जब भी राष्ट्र को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई भी शक्तियां किसी भी तरह से विचार रखेंगी, संविधान आके उन्हें रोक देगा, क्योंकि राष्ट्र का सिद्धांत सर्वोपरि है। और राष्ट्र नंबरों से नहीं है। ज़िंदगी में अब ये गलती कभी मत करना कि यार 100 करोड़ लोग, यार 100 करोड़ लोग कह रहे हैं तो फिर कैसे चलें, मान नहीं लेनी चाहिए। तो आप कहेंगे 100 करोड़ तो कम है बॉस, 150 करोड़ आ जाते तो क्या था। यह बात नंबरों की नहीं है, यह बात मूल्यों की है, सिद्धांत की है। और मूल्य सिद्धांत तब भी रहेंगे जब कोई 10 आदमी थे, वहाँ पे 10 के 10 आदमी मर गए। आज सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई आदमी नहीं बचा, लेकिन उस सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में ही मैं बात कर रहा हूँ। जलंधर यहीं थी ना मेरी सिंधु घाटी, ये रोपड़ से मिली है ना साइट। लेकिन मैं आज भी बात क्या कर रहा हूँ, सत्य की। सिंधु घाटी सभ्यता में भी बात क्या होती थी, सत्य की। उनके वेट्स एंड मेजर्स, बांट बट्टे, नगर निर्माण की कला बताती है कि सब कुछ सत्य पर निर्धारित चल रहा था, नीट एंड क्लीन, धोखेबाजी का कोई स्कोप नहीं था। तो वो रहे ना रहे, नंबर एग्जिस्ट करें ना करें, वो संस्कृति पनपे या चली जाए, ये कुछ बातें, इन्हें वैल्यूज इसलिए कहते हैं, इनका मूल्य नहीं खत्म होता, ये रहती रहती है। जब भी समाज को पनपना होगा, विकसित होना होगा, इन्हें मानना ही होगा। जो इन्हें मानेगा वही विकसित होगा, वरना वो नष्ट हो जाएगा। समय समय पर ये मूल्य वही रहते हैं, इन्हें उजागर करने के लिए महापुरुष आते हैं। इसी तरह से मिडिवल सोसाइटी में इसे उजागर करने के लिए संत कबीर आए, गुरु नानक आए, और लोगों ने कहा कि सतगुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी धुंध जग चानन होया। यानी कि मूल्यों पर, ज्ञान पर, जो मिट्टी से भी खतरनाक, डस्ट से भी खतरनाक, फॉग से भी खतरनाक स्मॉग, मिट्टी से खतरनाक धुंध, धुंध से खतरनाक वो स्मॉग, तो मिट्टी ही नहीं धुंध भी चानन होया। उसमें दोबारा उन्होंने प्रकाश किया उन मूल्यों का, ज्ञान का। कहते ले लो, इसे भूल गए थे इसलिए सफर हो रहे थे, अपना लो जल्दी। वहीं खड़े हैं, वो कह रहे हैं तुर्की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई। ये मूल्य वहीं से आ रहे हैं, पीछे से। तो इस तरह से नेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आई बात में? तो नेशन एक समय में ऐसा मान रहा है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन सीमित हो गया है, उसकी ज़रूरतों को सर्व करने में। वो उसे मॉडिफाई कर सकता है, वो उसे अमेंड कर सकता है, और अल्टीमेटली चाहे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल भी सकता है नए कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन हर एक सेकंड के दौरान, हर एक पल में उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना है नेशन को। हर उस सेकंड में मतलब नेशन बदल के चलना चाहता है ना। संविधान को बदले बिना चल पाया, मतलब उस समय में भी संविधान ही के मुताबिक चलना, और उससे अलग चलना चाहता है, इसलिए कह रहा है संविधान बदल के ही चलोगा, तो संविधान जल्दी जल्दी बदल के चलो। तो नेशन संविधान में बदलाव ला सकता है, पूरे पूरे संविधान को एक संविधान से पलट सकता है, लेकिन हर एक सेकंड में नेशन को चलना संविधान ही के साथ है। इसलिए तो कहते हैं नया संविधान लाएंगे, वरना एक बंदे कह सकता है संविधान जड़ से मिटाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, फिर नहीं चलना। क्योंकि नेशन सोसाइटी से ही है, सोसाइटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी, ग्रुप, इंडिविजुअल जब ही ग्रुप में आएगा, नियम कानून संकल्प चाहिए ही चाहिए, वरना चल ही नहीं सकते। और यहाँ पर क्योंकि बहुत लार्जर सोसाइटी है, इसलिए ये लूजली ऑर्गेनाइज नियम कानून नहीं, ड्यूली इनेक्टेड नियम कानून लाने पड़ेंगे। इसलिए संविधान वर्ड आ जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी फर्दर रूल रेगुलेशन लॉ से चलेगी, तो सभी लॉज का बेसिक लॉ जिस पर खड़े होंगे सारे लॉ, दैट्स व्हाई इट इज संविधान। समस्त विधान इसी से आएंगे, सबका सम यही हो जाएगा। अंत में सभी, अगर कानून देश के जैसे स्कर्वी रोग हो जाए,
विटामिन सी की कमी होने से तो बचपन से बुढ़ापे तक के सारे कट दोबारा आ जाते हैं। इसी तरह से कभी अगर आपको पूरे देश को, पूरे सारे कानून खत्म करने हैं धरती से, सबको घुसना पड़ेगा फिर संविधान में ही। सबका मूल है, वहीं से निकलते हैं, उसी एक पॉइंट से सब निकलेंगे, यूनिवर्स क्रिएट होगा, दैट पॉइंट बिग बैंग होगा, वहाँ से वो मूल बिंदु संविधान है जिससे ये सारे निकल रहे हैं, और एक समय में बिग क्रंच होके उसी में घुस जाएंगे। इस मायने में ये संविधान है, समस्त विधानों का विधान है, सब विधानों का सम है, एक है, जोड़ है, कुल है, अंत है, आदि भी है, अनंत भी है, आरंभ है, सब यही है। सभी आई बात। तो इस तरह से राष्ट्र के अस्तित्व में आते ही राष्ट्र अपने अस्तित्व हेतु संविधान की रचना करता है। अपने अस्तित्व हेतु राष्ट्र संविधान की रचना करता है। वो कब कर पाए ये डिपेंड करता है, और वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द कर पाऊं, एक कानूनी व्यवस्था अपने तौर पर बना पाऊं, अपनी एक राज्य की व्यवस्था बना पाऊं, अपना एक राजनीतिक व्यवस्था बना पाऊं। और अगर वो अपने संविधान की रचना ना कर पाया तो कोई ना कोई संविधान तो उस पर ऑल द टाइम लागू रहता है। जैसे कि इंडियन नेशन एग्जिस्टेंस में था, और इंडियन नेशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रूल नहीं हो रहा था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन से रूल तो हो रहा था, वो ब्रिटिश का था। तो इंडियन नेशन तो था, लेकिन किन के रूल एंड रेगुलेशन से चलित था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन रहे लॉज। तो यहाँ पर मैं इंडियन नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं नेशन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ ना। ऑल द टाइम नेशन को एक नियमावली, एक संकल्प, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। उसमें इंडियंस ने ये बोला कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तभी होगी जब अब आपके भी लॉज जाएंगे, हमारे नागरिकों के द्वारा शक्ति प्राप्त करके हम लोग जब अपने लॉ बनाएंगे, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए भाई, अपना गणराज्य चाहिए, जाओ। वो उस समय बस इतना हुआ कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से चलने की बजाय अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से चलने लगा। लेकिन तब भी और बाद में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, ऑल द टाइम रहना है। नेशन आएगा तो साथ में इसको लाएगा, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक ये नेशन के अस्तित्व का कारण बना रहेगा। इसका रूप बदल जाएगा जब नेशन चाहेगा, ये पूरा भी रिप्लेस हो जा सकता है नेशन के लिए। तो नेशन को हर सेकंड इसी के साथ रहना है, और इसको कोशिश करनी है कि ये नेशन को बनाए रखे। नेशन को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आया है, नेशन को मिटाने के लिए नहीं, नेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं। इसलिए नेशन अपने लिए इसमें बदलाव लाता रहता है, लेकिन नेशन जानता है मैं नेशन तभी रहूँगा जब ये रहेगा। नेशन इससे विहीन नहीं हो सकता, एक सेकंड भी इससे अलग नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ये एक टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। और अब आपसे कोई पूछे कि राष्ट्र जरूरी है या संविधान जरूरी है, तो आप इसका सीधा सीधा उत्तर दीजिए, सर संवैधानिक नियमावली, मान्यताओं और संस्थाओं के द्वारा जो चले वो राष्ट्र जरूरी है। मेरे लिए वह राष्ट्र जरूरी है। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? संवैधानिक मान्यताओं, संस्थाओं और नियमावलियों से जो चले वो राष्ट्र जरूरी है। इसलिए एवरीडे मैं डिस्कशन करता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस डिग्रेड हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, इसलिए मेरा नेशन कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि नेशन के इंस्टीट्यूशंस गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रही हैं। ऐसी बात होती, इसलिए ये ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथेंड किया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कह रहा है उस रूप में संस्थाओं को चलाया जाए। इसके लिए नेताओं की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मॉरलिटी होनी ज़रूरी है, तभी नेशन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन कौन सा राष्ट्र जरूरी है? भारत कौन सा राष्ट्र है? वो राष्ट्र जो संविधान की मान्यताओं से, मर्यादाओं से, संकल्पों से चलने वाला राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र जरूरी है। आई बात समझ में? तो दिस इज द आंसर दैट यू नीड टू आंसर। आप कहेंगे कि सर 2000 साल तक यहूदी इस धरती पर स्टेट के बिना थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना थे। अच्छा, तो जा करके पढ़ो, फिर मूसा को पढ़ो और उनकी दी गई कमांडमेंट्स को पढ़ो, जाओ तुरा पढ़ो, तालमुंड पढ़ो, तो तुम्हें पता लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लेस थे वो। कभी कोई समाज ऐसे चल सकता है? उनकी तुरा, उनकी तालमुंड ने, उन 10 कमांडमेंट्स ने जो मूसा ने दी उन्हें, जो आज अमेरिका में फॉलो हो रही हैं, वही उनके इतने वर्षों तक का संविधान रही, उनके समाज को चलाने के कानून रहे। तो इसलिए पहले ऑर्गेनाइज्ड स्टेट सिस्टम अगर नहीं ये कर पा रहा है तो कौन कर देते थे? धर्म के पैगंबर ये कर देते थे।
वो अपनी होली बुक्स में ही सब नियम कानून बता देते थे कि क्रिमिनल कैसे मैनेज करना है, सिविल कैसे मैनेज करना है, मतलब जीवन जीने का कोड क्या है। इससे पहले कोड कहते थे, कोड, सोसाइटी के कोड। इंडिया में कितने सारे अलग अलग कोड थे, नारद स्मृति थी, मनु स्मृति थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति, कई स्मृतियां थी भारत में। सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड है, सब कुछ तो था देश में, दंड विधान है सारे। जब सोसाइटी अस्तित्व में आएगी उसको संकल्पों से ही चलना है, नियम कानून से ही चलना है, ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व का कारण है। आई बात समझ में? लेकिन हर बात, हर कथन, हर मूल्य संविधान या समाज का कानून नहीं होता, उसे कई परिपट्टियों पर खरा उतरना होता है। इसलिए कई लोग मनुस्मृति पर सवाल उठाते हैं कि हम नहीं मानते, हम क्यों नहीं, हम नहीं मानते। वो क्या था? क्योंकि शायद ड्यूली इनेक्टेड प्रोसीजर से नहीं गुजरी हो, शायद उसमें सबकी सर्वसम्मति ना ली गई हो। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऐसा आप कहें तो कहते आ जाओ, बता दो क्या दिक्कत है। तुम्हें तब नहीं मौका मिला ना। कई लोग कहते हैं कांग्रेस के लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कांग्रेस के लोगों का डोमिनेंस था, वकीलों का डोमिनेंस था। बड़ी अच्छी बात है, सच बोल रहे। लक्ष्मीकांत में ही लास्ट के पैराग्राफ की 3 लाइनों में लिखा है, मैं ही पढ़ाता हूँ। आज आ जा लल्ला, पार्लियामेंट में आ जा, जुडिशरी में आ जा, अपने मुताबिक बदलवा ले, छुटला के दिखा दे तो उन प्रोविजन को तुम्हें मान जाओ। तो कई आते हैं, वो कहते हैं तुसी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन चलता, वो भी तो कांग्रेस का ही आ, उन्होंने ही बंदे सी। बुक च देखो, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेसमैन, डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स। अगली लाइन नहीं पढ़ी कि इट इज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेसमैन बट कांग्रेसमैन डोमिनेटेड बाय द डाइवर्स कस्टम कल्चर मैनर, है ना? वो नहीं पढ़ा। और दूसरी बात, कब कौन सा उन्होंने सील कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन? खुला पड़ा है, चेंज करा ले, आजा बदला ले। वो कलेजे में कुछ और चल रहा है, बात कुछ और चल रही कि अपना कुछ अलग कुछ बनाना है, अलग सा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अलग अलग कुछ नहीं बनाना है, यही रह कि अपना अपना जो बनाना है बनाओ। अलग काउंटर नहीं देंगे अपना फालूदा बनाने के लिए, इसी काउंटर पे अपने अपने फालूदा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुमको लगे सर वो अपने ही फ्लेवर के फालूदा बना बना के इधर भी फेंक रहा है, बताओ बताओ, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को बताओ, कोर्ट्स रोक देंगे उसको, फिर तुम अपना बना लो। ऐसा करके ये कहानी है, बड़ा सिंपल है काम। तो कुछ यहाँ छुपा हुआ नहीं है देश में, कुछ किसी ने कुछ नाटक नहीं किया है कि कुछ उसने बना दिया, इसने बना दिया, वकीलों ने बना दिया। सब ओपन है, जाओ जितने बहस करनी है बहस करके जो तर्क है तुम में तो बदलवा लो। कंट्री वर्ड का पता नहीं, नेशन का एल कुक्कड़ पता नहीं, रिपब्लिक डेमोक्रेसी का अंतर नहीं पता, और कांग्रेस ने बनाया है, ये बीजेपी ने बनाया है। तुम कहाँ सो रहे थे यार? अब तो तुम जाग गए, तुम बना लो PIL, लिखो एक PIL लिख दो, बस एक पेज पे मुझे कुछ लिख के दिखा दे, कुछ लिख दे, निबंध लिख दे। पॉसिबल नहीं होगा। तब कहेंगे कांग्रेस नहीं मुझे ऐसा बना दिया। ये बीजेपी वाले पढ़ने नहीं देते किसी को, ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं लोग जागरूक ना हो, सवाल ना करें, ऐसा ना करें। भाई मैं जागरूक कर रहा हूँ, 2 दिन मेरे घर आ जा, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर निबंध लिख दे, फिर बता दे लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा वेंट बाय ट्रेन, ऐसा कुछ लिख दे, नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो दिस इज द होलसम कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा आंसर दे सर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट आई गेस, वो फंसा लेंगे। देन ये सर नेशन इज इंपॉर्टेंट आई गेस, देन ये। भाई इनके ऐसे उत्तर होते हैं, ऐसे उत्तर होते तो किसी एक दौर में, हजारों वर्षों से ये सब एग्जिस्टेंस में है, किसी एक दौर में कोई एक खत्म ना हो गया होता। दोनों बनस्पत जिंदा हैं, इसका मतलब दोनों शरीर प्राण एक साथ जिंदगी चल रही है। शरीर के बिना प्राणों का क्या, प्राणों के बिना शरीर का क्या। शरीर को भी अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए प्राणों में आना ही, प्राण लेने ही होते हैं, प्राण को भी शरीर धारण करना ही होता है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ओके, प्राणों की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है, शरीर की क्रियाएं प्राणों ही के कारण है। सब कुछ तो वहीं पड़ा रह जाता है, प्राण ही तो निकल जाते हैं, क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन प्राण निकल गए, किधर गए? पकड़ लो। प्राणों की अभिव्यक्ति होगी तो शरीर ही से। आई बात समझ में? ऐसा ही है कुछ ये। ओके, दैट इज द आंसर। थैंक यू एंड एंजॉय द लाइफ। और करेंगे चर्चा इस पे, ये तो रोज की चर्चा थी, करते रहेंगे। और सुझाव देना, कुछ याद आए तो बताना, कोई टेंशन हो तो बताना। एंजॉय द लाइफ।